देखते हैं। सही कहा। लेकिन यहाँ राजा केवल मैदानों में नहीं लड़ रहे थे, वे कूटनीति, समाज सुधार और एक बहुत बड़े आधुनिकीकरण के भंवर से गुजर रहे थे। तो श्रोताओं के लिए ये महलों की कहानियों से ज्यादा एक ऐसे बदलाव की कहानी है जिसने आधुनिक राजस्थान की नींव रखी। और ये समझना बहुत जरूरी है कि जब एक सदियों पुरानी व्यवस्था अचानक से अंग्रेजों के रूप में एक बिल्कुल नई दुनिया से टकराती है तो क्या होता है। ये एक जबरदस्त टकराव था। एकदम। तो चलिए इस धुंधली तस्वीर को थोड़ा साफ करते हैं। हम शुरुआत करते हैं मेवाड़ के शासकों से, विशेषकर स्वरूप सिंह और शंभू सिंह के शासनकाल से। 19वीं सदी के मध्य का समय बहुत ही उथल पुथल वाला दौर था वो। जी, 1857 की क्रांति का दौर चल रहा था। अब दस्तावेज बताते हैं कि स्वरूप सिंह राजपूताना के पहले शासक थे जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था। हाँ, ये एक ऐतिहासिक तथ्य है। अब देखिए, ऊपरी तौर पर देखने से ऐसा लग सकता है कि भाई वे तो महज ब्रिटिश हुकूमत के दबाव में काम कर रहे होंगे या उनकी कठपुतली बन गए होंगे। लेकिन यहाँ जो बात सबसे अधिक आकर्षित करती है वो है उनकी दूरदर्शिता। हाँ। अगर हम कूटनीति के नजरिए से देखें ना तो कहानी कुछ और ही नजर आती है। मतलब वे कोई मोहरे नहीं थे? बिल्कुल नहीं। स्वरूप सिंह बहुत ही चालाकी से अपने पत्ते खेल रहे थे। उन्होंने सिर्फ अंग्रेजों को सैन्य सहायता ही नहीं दी, बल्कि उन्होंने एक ऐसा दांव चला जो आर्थिक कूटनीति का बेहतरीन उदाहरण है। अरे हाँ, आप उस स्वरूपशाही सिक्के की बात कर रही हैं ना? बिल्कुल, वही सिक्का। मुझे ये तथ्य सच में बहुत ही दिलचस्प लगा था, क्योंकि उस समय राज्य में जाली सिक्कों का बहुत चलन हो गया था, है ना? अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान हो रहा था, तो उन्होंने अपने खुद के नए सिक्के चलाए। हाँ, लेकिन उन सिक्कों की बनावट में सबसे बड़ा संदेश छिपा था। वही तो। एक तरफ लिखा था चित्रकूट उदयपुर और दूसरी तरफ दोस्ती लंदन। बिल्कुल। मतलब ये कितना अनोखा है। इसे ऐसे समझने की कोशिश करते हैं, मुद्रा यानी करेंसी केवल लेन देन का साधन नहीं होती, ये किसी भी राज्य की संप्रभुता का प्रतीक होती है। सही बात है। तो जब एक राजा अपने सिक्के पर दोस्ती लंदन लिखवाता है तो वो अंग्रेजों को ये संदेश दे रहा होता है कि हम विद्रोही नहीं हैं, हम आपके सहयोगी हैं, आपके दोस्त हैं। अच्छा, और जो चित्रकूट उदयपुर लिखा था? हाँ, उसी सिक्के पर अपनी प्राचीन राजधानी का नाम लिखवाकर वो अपनी ही जनता और ब्रिटिश हुकूमत दोनों को ये भी बता रहा होता है कि हम आपकी रियासत का कोई हिस्सा नहीं है, हमारी अपनी एक स्वतंत्र और प्राचीन सत्ता है। वाह, मतलब एक तीर से दो निशाने। बिल्कुल, ये पूरी तरह से एक संप्रभु राज्य द्वारा दूसरे संप्रभु राज्य के साथ बराबरी के स्तर पर किया गया एक कूटनीतिक संवाद था। लेकिन जरा रुकिए, सिक्के पे चाहे जो भी लिखा हो, जमीनी स्तर पर तो ब्रिटिश हुकूमत का दबाव लगातार बढ़ ही रहा था, है ना? खासतौर पर सामाजिक सुधारों को लेकर। हाँ, दबाव तो था। अंग्रेज खुद को एक सभ्य बनाने वाली ताकत के रूप में पेश करते थे। और इन दस्तावेजों में साफ जिक्र है कि 1844 में कन्यावध पर रोक लगाई गई, फिर 1853 में डाकन प्रथा पर पाबंदी लगी और 1861 में सती प्रथा को भी रोका गया। तो क्या ये सिर्फ अंग्रेजों को ये दिखाने की कोशिश नहीं थी कि मेवाड़ अब आधुनिक हो रहा है? देखिए, ये इसका एक पहलू जरूर हो सकता है। रियासतों पर इन प्रथाओं को खत्म करने का भारी दबाव था, लेकिन हमें इस पूरी व्यवस्था के तंत्र को समझना होगा। मतलब इसके पीछे कुछ और भी था? हाँ, ये कुरीतियां सिर्फ अंधविश्वास नहीं थीं, ये तत्कालीन समाज के शक्ति संतुलन का एक बहुत बड़ा हिस्सा थीं। उदाहरण के लिए डाकन प्रथा को ही ले लीजिए, जिसमें किसी महिला को डायन बताकर मार दिया जाता था। जी, इस प्रथा का इस्तेमाल अक्सर स्थानीय जागीरदार और रसूखदार लोग जमीन हड़पने या आपसी दुश्मनी निकालने के लिए करते थे। अच्छा। मतलब जब राजा ने डाकन प्रथा पर रोक लगाई तो वो सिर्फ एक सामाजिक बुराई को खत्म नहीं कर रहा था, बल्कि वो सीधे तौर पर उन स्थानीय जागीरदारों की ताकत पर प्रहार कर रहा था जो इस प्रथा का फायदा उठाते थे। अरे बाप रे, ये तो एक सीधा सत्ता का टकराव था। बिल्कुल, और यही वजह है कि इन आदेशों को लागू करना इतना मुश्किल था। सती प्रथा को रोकना भी कोई आसान काम नहीं था। हाँ, वो तो राजपूत समाज के गौरव और बलिदान की भावना से जुड़ी हुई मानी जाती थी ना। जी, स्वरूप सिंह और उनके बाद के शासकों को अपने ही समाज के सबसे शक्तिशाली और रूढ़िवादी वर्गों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा। और ये विरोध सिर्फ सामाजिक मुद्दों तक सीमित नहीं था। मैंने पढ़ा कि जब महाराणा शंभू सिंह ने प्रशासनिक सुधार करने की कोशिश की तो हालात और भी ज्यादा बिगड़ गए थे। हाँ, क्योंकि उन्होंने पुरानी न्याय व्यवस्था को पूरी तरह से बदलने का फैसला कर लिया था। बिल्कुल, नई आधुनिक अदालतों का निर्माण शुरू कर दिया। और इसके जवाब में क्या हुआ?
1864 में उदयपुर में एक बहुत बड़ी हड़ताल हो गई। सेठ चंपालाल के नेतृत्व में। हाँ, नगर सेठ चंपालाल। इसे ना मैं एक आधुनिक उदाहरण से समझने की कोशिश करता हूँ। ये कुछ ऐसा है जैसे कोई बहुत पुरानी, पारिवारिक और सफल कंपनी हो। दशकों से उस कंपनी में फैसले बस बॉस की मर्जी और पुराने कर्मचारियों के रसूख के हिसाब से होते आ रहे हों। फिर अचानक वहां एक नया मैनेजमेंट आता है और रातों रात एचआर पॉलिसीज लागू कर देता है। एकदम सही तुलना है। हर चीज के लिए नियम, कागजी कार्रवाई और एक पारदर्शी सिस्टम बना दिया जाता है। अब जो पुराने कर्मचारी हैं, जो बिना किसी नियम के बस अपने रसूख से काम करवाते थे, जैसे कि सेठ चंपालाल, वे तो हड़ताल पर जाएंगे ही ना। बिल्कुल जाएंगे, क्योंकि नई व्यवस्था में उनकी पुरानी ताकत छिन रही है। पुरानी न्याय व्यवस्था में इन अमीर सेठों या दरबारियों का ही दबदबा चलता था। फैसले अक्सर रसूख देखकर होते होंगे। हाँ, शंभू सिंह जो नई अदालतें ला रहे थे, वो एक लिखित कानून के तहत काम करने वाली थीं। इसका मतलब था कि कानून की नजर में अब एक आम आदमी और एक बड़ा सेठ बराबर हो सकते थे। तो हड़ताल इसी शक्ति को खोने का डर था। लेकिन शंभू सिंह पीछे नहीं हटे ना। बिल्कुल नहीं। उन्होंने सुनिश्चित किया कि न्याय व्यवस्था का आधुनिकीकरण हो। कमाल है। खैर, सामाजिक सुधारों और इन विरोधों से आगे बढ़ते हैं। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। कैसे? एक तरफ हम देखते हैं कि मेवाड़ आधुनिकता का स्वागत कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ उनका वो राजपूती स्वाभिमान भी है जो अंग्रेजों के सामने झुकने को तैयार नहीं है। हाँ, ये एक बहुत ही नाजुक संतुलन था। जैसे सज्जन सिंह के समय को देखिए। 1881 में वो पहली बार मेवाड़ की जनगणना करवाते हैं। अब जनगणना सुनने में कितना प्रशासनिक और बोरिंग काम लगता है। लगते तो है, लेकिन असल में ये बहुत बड़ी बात थी। जनगणना किसी भी आधुनिक राज्य के निर्माण का सबसे बुनियादी स्तंभ है। लोग तो वैसे भी रहते थे राज्य में। रहते थे, लेकिन जब कोई राजा जनगणना करवाता है तो वो केवल लोगों को गिन नहीं रहा होता, वो राज्य की क्षमता का विस्तार कर रहा होता है। उसे पता चलता है कि उसकी सीमा में कितने लोग हैं, उनका व्यवसाय क्या है और राज्य का टैक्स बेस कितना बड़ा है ना? बिल्कुल। ये एक वैज्ञानिक तरीके से प्रशासन चलाने की दिशा में पहला और सबसे मजबूत कदम है। और मजे की बात यह है कि उन्होंने सिर्फ जानकारी इकट्ठी ही नहीं की, उन्होंने सज्जन यंत्रालय नाम से एक छापाखाना भी स्थापित किया और सज्जन कीर्ति सुधारक नामक अखबार निकालना शुरू किया। एक राजा अपना अखबार छाप रहा है, ये तो सीधे तौर पर सूचना और नैरेटिव पर नियंत्रण करने वाली बात हो गई। हाँ, क्योंकि राजा अब समझ गए थे कि आने वाले समय में ताकत सिर्फ तलवारों से नहीं, बल्कि सूचना और विचारों से मिलेगी। मतलब उन्हें ब्रिटिश प्रेस पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। सही कहा। अपना अखबार होने का मतलब था कि वे सीधे अपनी जनता से संवाद कर सकते थे। तो एक तरफ आप जनगणना कर रहे हैं, अखबार छाप रहे हैं, आधुनिक हो रहे हैं, लेकिन तभी एक घटना होती है। महाराणा शंभू सिंह का वो बेबाक बयान याद है आपको? जब उन्हें ब्रिटिश उपाधि दी जा रही थी। हाँ, उन्हें ग्रैंड कमांडर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया की उपाधि देने की पेशकश की गई। और उन्होंने क्या कहा? मेवाड़ महाराणा तो पहले ही हिंदुआ सूरज कहलाते हैं। इससे एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। ये एक बहुत ही बारीक मनोवैज्ञानिक कूटनीति है। अंग्रेज जब किसी भारतीय शासक को कोई उपाधि देते थे तो वो महज सम्मान नहीं होता था। तो वो क्या था? अपना दबदबा दिखाना। हाँ, ये स्थापित करने का तरीका था कि ब्रिटिश ताज ही सर्वोच्च सत्ता है जो उपाधियां बांटने का अधिकार रखती है। मतलब अगर आप उपाधि स्वीकार करते हैं तो आप ये भी मान रहे हैं कि उपाधि देने वाला आपसे बड़ा है। एकदम सही। और शंभू सिंह का जवाब इस पूरी ब्रिटिश मनोवैज्ञानिक चाल को खारिज कर देता है। वे यह संदेश दे रहे थे कि मेवाड़ का सम्मान किसी विदेशी मेडल का मोहताज नहीं है। वाह, क्या बात है। ये शासकों के लिए एक टाइट रोप वॉक यानी रस्सी पर चलने जैसा करतब था। आधुनिक तकनीक का स्वागत भी करना था, लेकिन अपनी सांस्कृतिक पहचान से समझौता भी नहीं करना था। और इसी टाइट रोप वॉक का सबसे चरम रूप हमें महाराणा फतेह सिंह के समय में देखने को मिलता है। 1903 का साल था। दिल्ली दरबार का आयोजन। हाँ, दिल्ली में एडवर्ड सप्तम के सम्मान में एक बहुत बड़ा दरबार आयोजित हो रहा था। देश भर के सारे राजा महाराजा वहां हाजिरी लगाने जा रहे थे। फतेह सिंह भी ट्रेन में बैठकर दिल्ली के लिए निकल चुके थे। और उस समय दिल्ली दरबार में ना जाना सीधे तौर पर बगावत माना जाता था। कर्जन का दौर ब्रिटिश हुकूमत के चरम अहंकार का दौर था। लेकिन तभी बीच रास्ते में उन्हें कुछ ऐसा मिलता है जो इतिहास बदल देता है। केसरी सिंह बारहट के लिखे हुए 13 सौठ है। जी, जिन्हें चेतावनी राज चुंगटिया कहा जाता है।
अब जरा सोचिए, एक तरफ आप जनगणना कर रहे हैं, ट्रेन में सफर कर रहे हैं, और दूसरी तरफ महज कुछ पंक्तियों की एक कविता आपको देश के सबसे बड़े राजनीतिक आयोजन से वापस मोड़ देती है। क्योंकि वे पंक्तियां महज कविता नहीं थीं, वे फतेह सिंह की आत्मा पर किया गया सीधा प्रहार थीं। उन सोरठों में उन्हें महाराणा प्रताप की याद दिलाई गई थी ना। हाँ, उन्हें याद दिलाया गया कि वे उस वंश से हैं जिसने जंगलों में घास की रोटियां खाना स्वीकार किया था, लेकिन कभी अकबर के आगे सिर नहीं झुकाया। तो उनसे पूछा गया कि क्या आज उनका वंशज सिर्फ इसलिए दिल्ली जाएगा क्योंकि अंग्रेजों ने उसे बुलाया है? और इसका असर देखिए, फतेह सिंह ट्रेन से दिल्ली तो पहुंचते हैं, लेकिन दरबार में शामिल नहीं होते। अरे बाप रे, बिना हाजिरी लगाए ही वापस लौट आए। अपना स्वाभिमान चुनते हुए। और जरा इस कदम के पीछे के खतरे का अंदाजा लगाइए। ब्रिटिश हुकूमत के नाक के नीचे उनके सबसे बड़े आयोजन का बहिष्कार करना। इसकी कीमत तो पूरी रियासत को चुकानी पड़ सकती थी। बिल्कुल, लेकिन ये साबित करता है कि आधुनिकता को एक टूल की तरह इस्तेमाल किया गया, पर अपनी आत्मा का सौदा नहीं किया गया। क्या बात है। तो इस सब का मतलब क्या है? ये तो बड़े कूटनीतिक मंचों पर चल रही लड़ाई थी, लेकिन अगर हम मेवाड़ के मुख्य केंद्र से दूर वागड़ और प्रतापगढ़ की तरफ चलें, तो वहां की कहानी थोड़ी अलग है। हाँ, इन छोटी रियासतों के संघर्ष बड़े दरबारों में नहीं, बल्कि स्थानीय बाजारों और सीमाओं पर लड़े जा रहे थे। जैसे डूंगरपुर के शासक शिव सिंह का किस्सा ले लीजिए। दस्तावेजों में लिखा है कि उन्हें शिकायतें मिलीं कि बाजार में व्यापारी बेईमानी कर रहे हैं, लोगों को कम तोलकर सामान दे रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने कुछ व्यापारियों को सजा देने के बजाय पूरे राज्य में नापतोल का एक बिल्कुल नया पैमाना ही लागू कर दिया। 55 रुपए भार का एक नया शिवशाही सेर। ये प्रशासन की गहराई का बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है। जब कोई राजा नापतोल को मानकीकृत करता है, स्टैंडर्डाइज करता है। हाँ, स्टैंडर्डाइज करता है, तो वो असल में बाजार में राज्य की वैधता को स्थापित कर रहा होता है। मतलब कोई भी व्यापारी अब झुठला नहीं सकता था कि वजन कम है या ज्यादा। बिल्कुल, ये लोगों का राज्य की व्यवस्था में विश्वास जगाने का एक कारगर तरीका था। ये तो बहुत ही जबरदस्त माइक्रो मैनेजमेंट है। एक तरफ दिल्ली दरबार का बहिष्कार हो रहा है और दूसरी तरफ डूंगरपुर में ये सुनिश्चित हो रहा है कि बाजार में 100 ग्राम भी सामान कम ना मिले। और उन्होंने दरबार में एक खास शिवशाही पगड़ी बांधने का रिवाज भी तो शुरू किया था। हाँ, ये भी एक तरह का मानकीकरण ही था। राजपूताना में पगड़ी पहचान और निष्ठा का प्रतीक है। जब सभी दरबारी एक ही तरह की पगड़ी पहनेंगे, तो ये एक यूनिफॉर्म की तरह काम करेगा। एकता और वफादारी दिखाने के लिए। जी, ये छोटी रियासतों का अपनी पहचान को एक सूत्र में पिरोए रखने का तरीका था। और उधर प्रतापगढ़ में भी हलचल मची हुई थी। शासक उदय सिंह और रघुनाथ सिंह कलदार सिक्कों का प्रचलन कर रहे थे। नई आर्थिक नीतियां। और दिलचस्प बात यह है कि उनकी लड़ाई सिर्फ अंग्रेजों से नहीं थी। सीमाओं को लेकर उनका अपने ही मूल वंश की मुख्य शाखा यानी मेवाड़ के साथ भी विवाद चल रहा था। सीता माता क्षेत्र के अधिकारों को लेकर, है ना? बिल्कुल। इससे ये साफ होता है कि कोई भी राजवंश एक अखंड पत्थर की तरह नहीं होता। छोटी शाखाएं हमेशा अपनी स्वायत्तता के लिए संघर्ष करती रहती हैं। लेकिन देखिए, चाहे वे अपने अपने स्तर पर खुद को बचाने की कितनी भी कोशिश कर लें, समय का पहिया एक ऐसी दिशा में घूम चुका था जिसे कोई रोक नहीं सकता था। आप भारत की आजादी और रियासतों के एकीकरण के दौर की बात कर रहे हैं। हाँ, और यहीं पर इस पूरे दस्तावेज का सबसे मार्मिक पल सामने आता है। 25 मार्च 1948 का दिन। बांसवाड़ा के अंतिम शासक महारावल चंद्रवीर सिंह जी। वे मेज पर बैठे हैं और उनके सामने राजस्थान संघ में विलय का दस्तावेज रखा है। वो उस पर हस्ताक्षर करते हैं और जो कहते हैं वो इतिहास में अमर हो जाता है। मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें तो इन शब्दों की मनोवैज्ञानिक गहराई बहुत भावुक करने वाली है। हम तो बस इसे एक राजनीतिक विलय मान लेते हैं, लेकिन जरा उस व्यक्ति के नजरिए से सोचिए जिसके पूर्वजों ने सैकड़ों सालों तक उस जमीन पर राज किया हो। चंद्रवीर सिंह केवल एक कागज पर हस्ताक्षर करके कुछ जमीन नहीं सौंप रहे थे। तो वे क्या सौंप रहे थे? वे एक सहस्त्राब्दी पुरानी शासन प्रणाली, एक पूरी जीवन शैली और शासक होने के अपने पूरे वजूद को एक झटके में एक नई लोकतांत्रिक व्यवस्था में विसर्जित कर रहे थे। एक राजा के लिए यह अपनी राजनीतिक और ऐतिहासिक मृत्यु के आदेश पर हस्ताक्षर करने जैसा ही था। ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला विचार है। जब हम इन सारी घटनाओं को एक साथ रखकर देखते हैं तो ये पूरी यात्रा किसी महाकाव्य जैसी लगती है। ये एक ऐसे बदलाव की कहानी है जहां एक पारंपरिक सत्ता को ये सीखना पड़ा कि आधुनिक दुनिया में कैसे जीवित रहना है। बिल्कुल। दोस्ती लदन के सिक्कों से लेकर अपने ही लोगों के विरोध के बावजूद सती और डाकन प्रथा को रोकना, नई अदालतें बनाना, जनगणना करवाना
और फिर भी स्वाभिमान न झुकने देना। और अंततः एक नए भारत के निर्माण के लिए उसी शासन व्यवस्था के खात्मे पर हस्ताक्षर कर देना, जिसे बचाने के लिए उन्होंने सदियों संघर्ष किया था। और ये पूरी यात्रा हमें एक बहुत ही गहरे विचार के साथ छोड़ जाती है। कैसा विचार? जब ये सब खत्म हो जाता है, सत्ता चली जाती है, रियासतें नक्शे से मिटकर एक बड़े लोकतांत्रिक देश का हिस्सा बन जाती हैं, तो किसी भी राजवंश की असली विरासत क्या रह जाती है? क्या वो ऊंचे किले और भव्य महल हैं जो आज पर्यटन स्थल बन गए हैं? शायद नहीं। शायद उनकी सबसे बड़ी और स्थायी विरासत वो कड़े प्रशासनिक फैसले और सामाजिक सुधार हैं। आज हम जिस कानून के शासन की बात करते हैं, उसकी नींव में कहीं ना कहीं शंभू सिंह की बनाई अदालतें या स्वरूप सिंह द्वारा कुरीतियों पर लगाई गई रोक शामिल हैं। मतलब महलों की दीवारों से ज्यादा बड़ा प्रभाव उन सुधारों का है। बिल्कुल। क्या उस डेथ वारंट ने वास्तव में उनकी सत्ता को खत्म किया, या फिर उनके द्वारा किए गए सुधारों को हमेशा के लिए आधुनिक भारत के ताने बाने में अमर कर दिया? ये वाकई एक बहुत ही विचारोत्तेजक सवाल है। इतिहास कभी भी सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता है ना, इसके रंग बहुत जटिल और गहरे होते हैं। हाँ, और यही इसे इतना दिलचस्प बनाता है। बिल्कुल सही कहा। और इसी विचार के साथ हम आज की इस गहरी चर्चा को यहीं विराम देते हैं। ऐतिहासिक दस्तावेजों में छिपे ऐसे ही रहस्यों को खंगालने का हमारा ये